Good morning students. In the last class we have discussed about the Rutherford's model of an atom. फिर हमने देखा कि there is some drawback of that model कि that model does not tell us about the stability of an atom. ठीक है, तो वो उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. उसके बाद नील बोर्स आए, उन्होंने अपना मॉडल पुट फॉरवर्ड किया कि नहीं भाई एटम ऐसा नहीं ऐसा होता है करके. ठीक है, और उनका मॉडल बहुत दिनों तक वैलिड भी रहा. हम लोग अभी 9th में भी उनका ही मॉडल पढ़ेंगे. जब हम 10th जाएंगे ना तो 10th में भी ये चीज़ें यूज़ होंगी, है ना. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना ये लेक्चर, क्योंकि 10th में भी इसका यूज़ करेंगे हम लोग, कहीं कहीं पर 11th में भी इसका यूज़ करेंगे. तो बहुत ध्यान से सुनेंगे. बेसिक कंसेप्ट है ये, एटम कैसा होता है. ठीक है, जो बोर्स ने बताया था, नील बोर्स ने. ठीक है, सो देखते हैं व्हाट इज द नील बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. सो बोर्स मॉडल ऑफ द एटम. नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स. उसने कुछ पोस्टुलेट्स बताए. ठीक है, पहला था एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जो हम पहले से ही जानते थे. उन्होंने फिर से कहा कि हाँ ये बात सही है कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं. The protons and neutrons are located in a small nucleus at the center of the atom. और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, at the center of the atom. और वो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? एटम के सेंटर में. ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंटर में. इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट. सो इसको नोट डाउन कर लो. मैं यहाँ पर रब करके अब बोर्स ने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाती हूँ. अच्छा, जो डायग्राम्स बनते हैं आप उसको भी नोट डाउन किया करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे जो नोट्स भेजे किसी ने डायग्राम्स नहीं बनाए थे. सो आप डायग्राम भी बनाएंगे. ठीक है, सो इसको मैं रब कर रही हूँ. जस्ट नोट डाउन इट. सो नील बोर ने क्या कहा? जो एटम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है. और जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है. और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो अब हमको इतना पता चल गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है. ठीक है, अब होती है इलेक्ट्रॉन की बात. अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड दी न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. जैसे कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं? इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, है ना. सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. और उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल और शेल्स. ठीक है, सो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके के उनके ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स. ठीक है, सो दीज आर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं K इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2 और दिस इज N इक्वल टू 3. तो जो सबसे पास है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है उसको N इक्वल टू 1, इसके लिए N की वैल्यू 2, इसके लिए N की वैल्यू 3 होती है. या फिर इसको हम बोलते हैं K, L, M और इसके बाद जो होगा ऑर्बिट उसको क्या बोलेंगे हम? N. ठीक है, दिस इज N. तो ये क्या है? एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल है, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं. समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है. सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑर्बिट पे ही क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही. ठीक है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम एनर्जी लेवल्स और शेल बोलते हैं. और इनको डिनोट कैसे करते हैं? K, L, M, N. K शेल बोलेंगे तो K शेल जो होगा सबसे फर्स्ट शेल होगा. L शेल बोलेंगे तो ये सेकंड शेल होगा. M बोलेंगे तो ये 3rd नंबर का शेल होगा. और अगर N बोलते हैं मतलब वो कैपिटल N मतलब वो 4th नंबर का शेल है. तो याद रखेंगे, ये डिनोशन भी बहुत, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. N इक्वल्स टू 1 मतलब K शेल, N इक्वल्स टू 2 मतलब L शेल, N इक्वल्स टू 3 मतलब M, N इक्वल्स टू 4 मतलब N शेल. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर है, सेंटर में, पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, इन एनर्जी शेल्स में पाए जाते हैं। इनको एनर्जी लेवल बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं एटम में, इस एनर्जी लेवल्स में ही होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन क्या है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर इन द सेंटर ऑफ द एटम और न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स, जिनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। इतना समझ में आया। देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच शेल कैन होल्ड। अच्छा, अब ये शेल में नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी लिमिट है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के शेल में हो ही नहीं सकते। जो एल शेल है, मतलब जो सेकंड नंबर का शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। वैसे ही एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन शेल में, ये फिक्स्ड है। सो देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच शेल कैन होल्ड, ठीक है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, जिसको हम बोलते हैं के शेल। दूसरे को बोलते हैं एल शेल, ठीक है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। तो इस तरीके से देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच शेल कैन होल्ड। कितना हो सकता है एक शेल में इलेक्ट्रॉन, उसकी लिमिट है। ऐसा नहीं है कुछ भी डाल दिए, है ना। आप पहले पता चला आप पहले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, दूसरे में 10, तो ऐसा नहीं है। देयर इज अ लिमिट कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में डाल सकते हैं, उस सबकी क्या होती है, लिमिट होती है। While revolving in shell, electrons do not radiate energy। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं चारों तरफ, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने पाथ में इस तरीके से घूम रहे हैं, तो जब इस तरीके से ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, है ना, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। रदरफोर्ड ने ये बात बताई ही नहीं थी। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी जब पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल अगर घूमती है, रिवॉल्व करती है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे, तो वह एनर्जी क्या करती है, रेडिएट करती है। ऐसा हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल में। पर बोर्स ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करती, ठीक है। मतलब उसकी एनर्जी लूज नहीं होती, जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो उतनी ही रहती है। इसका मतलब है कि जैसे आप दौड़ रहे हो, एक सर्कुलर पाथ में आप दौड़ते जा रहे हो, पर आपकी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही, आप उसी स्पीड से, उसी एनर्जी से दौड़ते जा रहे हो। वही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कम नहीं होती, ना ज़्यादा होती है, वो अपना इसी चक्कर में, उसी एनर्जी से चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। ईच शेल इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हर एक शेल की कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। इस शेल की कुछ एनर्जी होगी, सपोज इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 3, इसकी 4, तो हर की एक एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। सो इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और जो इस शेल की एनर्जी, वही इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है। तो हर एक शेल की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। जो फर्स्ट शेल होता है ना, ये के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर इसकी सबसे ज़्यादा। अगर हम के एल एम एन शेल की बात करें, तो एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और के की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। सो क्लियर हुआ क्या क्या बोला बोर्स ने, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि राइट दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, 5 मार्क्स का आता है। तो आपको पूरा लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लर्न करने के लिए समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एटम के सेंटर में होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पे क्या करते हैं, वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। एक फिक्स्ड, इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ फिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी हो, ये पाथ फिक्स्ड हैं कि के होगा, एल शेल होगा, एम शेल होगा, एन, ये पाथ फिक्स्ड होते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, ठीक है। इन सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है, ठीक। सो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स में, पाथ में इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, और इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल। तो टोटल हम बहुत सारे शेल्स होते हैं, मैंने यहाँ 4 शेल ड्रॉ किया है, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल।
जिसको हम 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हैं, नंबर से भी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच शेल कैन होल्ड, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है कि इसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसमें 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसे फिक्स्ड है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अलाउड नहीं है। अगर आपने के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इसका मतलब आपका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में लिमिट है उसकी, कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ईच शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर एक शेल की एक अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। हर एक एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और उसकी एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आता है तो वो पहले 2 लिखो ना लिखो, पर ये 4 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से नील बोर्स का मॉडल जो था उस समय सक्सेस हुआ था। उसके बाद तो हमने, जब आप 11th में जाएंगे देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर एक नया मॉडल आया, क्वांटम थ्योरी मॉडल, जिसको हम आज तक यूज़ करते हैं। पर अभी 9th 10th में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो ये 6 पॉइंट्स थे उसके, और वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। आप ये सारे 6 पॉइंट लिखेंगे और ये डायग्राम भी बनाएंगे, तब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। ये एनर्जी शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एनर्जी शेल्स, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इस एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो हम पढ़ते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हर एक शेल में, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एटम्स में, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, जो आगे मैं पढ़ने वाली हूँ। और उसका कॉन्सेप्ट समझोगे तभी 9th 10th 11th की केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट शेल्स, है ना। हमने अभी तक देखा कि एटम से बहुत सारे शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अब इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n², इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के शेल की बात करते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो कहाँ से आता है, 2n² से, ठीक है। आप अभी अपना जो पीछे डायग्राम जो ड्रॉ किए हो उसमें देखो, के शेल के लिए n की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक ही नहीं। आपने ड्रॉ किया है डायग्राम, उसमें देखा होगा कि फॉर के n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2n² में n रखो 1, तो कितना आएगा, 2, है ना। n की जगह मैंने 1 रख दिया, तो आंसर क्या है, 2। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये मैक्सिमम है, 1 भी हो सकते हैं पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल शेल की, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, ठीक है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आप देखो अपना पीछे डायग्राम, उसमें एल के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। सो n की जगह यहाँ पर 2 रखो, तो आंसर कितना आ गया, 8। मतलब जो सेकेंड वाला शेल है कि एल जो शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब एम शेल की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। तो आप देखो कैपिटल एम के लिए एन की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। एम शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 3। सो यहाँ रख दो 2 × 3² 3² कितना होता है, 9, 9 × 2 18, ठीक है। सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में, 18। अब हम बात करते हैं एन शेल की, कैपिटल एन शेल की, तो वो 4th नंबर का शेल है, तो 4th है तो n = 4 आएगा, ठीक। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ठीक है। 4 4 = 16 × 2 32। सो मैक्सिमम एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। इसी तरीके से आप के एल एम एन ओ पी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। n की वैल्यू देखो, k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l के लिए n की वैल्यू 2, m के लिए 3 और n के लिए 4,
ठीक है। सो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम में 18 और एन में 13 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर एकोमोडेट नहीं होगा। द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। ये वाला जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, 1-2 क्वेश्चन, तब आपको ये क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। द शेल्स इन एन एटम इज फिल्ड इन सीक्वेंस, और इसको हम सीक्वेंस में फिल करेंगे, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जाएंगे, जब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, के शेल फिल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, एल शेल में। जब एल शेल फिल हो जाएगा तो फिर एम शेल में जाएंगे, फिर एन शेल में जाएंगे, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में जाके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो ये है 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के, ठीक है। अगर आप अभी 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मैक्सिमम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल, एम, एन में, और ये 2 पॉइंट है कि मैक्सिमम आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है सीक्वेंस में फिल होते हैं, पहले के शेल में फिल होगा, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ऐसे नहीं कि पहले आपने एम शेल फिल कर दिया फिर के शेल फिल किया, ऐसे नहीं, पहले के में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। इसी सीक्वेंस में हमको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक। तो हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब तक आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता होगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ही नहीं सकते, ठीक है। सो आप अपनी बुक में टेबल 4.1 देखेंगे, इसको आपको पूरा लर्न करना है, इस पूरे टेबल को आपको पूरा लर्न करना है। इज़ इट विजिबल टू यू पीपल, टेबल नंबर 4.1, ठीक है। इसको आपको पूरा लर्न करना है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब आपको पूरा लर्न करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद करना है कि सबका एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। याद करने का तरीका बहुत ईजी है, कोई भी टफ नहीं है। तो चलो आप अपनी बुक निकाल लो, टेबल 4.1, ठीक है, पेज नंबर 51 है मेरे में। टेबल 4.1 निकाल के उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मैं रब कर रही हूँ। ओके, तो मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से इसको लर्न करना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सबका एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे करके आपको 20 तक लर्न करना है। सारे जितने भी एलिमेंट 20 तक के हैं उन सब का एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है। यहाँ पर 18 तक दिया हुआ है, 19 होता है पोटेशियम का और 20 होता है कैल्शियम का, ठीक। तो ये टेबल आपको अपनी बुक में बनाना है, जहाँ तक मैं बता रही हूँ ना। ये पहले क्या लिखेंगे आप, एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, और लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, प्रोटॉन्स लिखा है, ये न्यूट्रॉन्स लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं NPE लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको किस तरीके से बनाना है आप देखेंगे ध्यान से। सो ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन से रट लो इसको पूरा, ठीक है। और सबका एटॉमिक नंबर, अब जो उसका एटॉमिक नंबर है ना वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखना। तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। इतना समझ में आया, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके प्रोटॉन्स होंगे और वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो आप अपनी बुक में देख लो, चाहे वो आर्गन का देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 है। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की टर्न आती है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, हीलियम में होते हैं 2 न्यूट्रॉन, लिथियम में होते हैं 4 न्यूट्रॉन्स, बेरिलियम में 5, बोरॉन में 6, कार्बन में भी 6 और नाइट्रोजन में 7, ठीक है। सो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं लर्न करेंगे तो भी चलेगा, बट आपको ये तीनों आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर। क्योंकि जब तक ये नहीं लर्न करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद आर्गन के बाद आप 2 और नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल होता है K और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इतने ही प्रोटॉन होंगे, इतने ही न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद लिखेंगे आप कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। टेबल 4.1 आपको लिखना है अपनी कॉपी में और उसके बाद पूरा यहाँ तक लर्न भी करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको लर्न करना है। सो ये चीज़ें नोट डाउन कर लो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। और क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, और दूसरा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अभी न्यूट्रल क्यों लिखा है भाई? ऐसा एटम जिसमें कोई चार्ज ना हो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम, ठीक है। ऐसा एटम जिसमें कोई चार्ज ना हो उसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं। क्योंकि हमेशा ट्रू नहीं होगा, हमेशा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होते। सिर्फ न्यूट्रल एटम में ही एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में। सो पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है मतलब हमको क्या चीज़ चाहिए? उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। सो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है? पहले लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना है आप अपनी कॉपी में देखिए, आपने अभी टेबल 4.1 बनाया, उसमें लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन न्यूट्रल है क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है प्लस माइनस, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इन हाइड्रोजन? 1 ही हो जाएंगे। जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अब हम इसको उसका जो हमने अभी शेल पढ़ा ना उसमें इसको पुट करेंगे, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि जैसे कोई है तो उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और पहला होता है के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अभी हमने पढ़ा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और सबसे पहले हमको क्या करना है? के शेल को फिल करना है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप लिख लो कौन कौन से में हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है? KLMN में, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे? के शेल में, क्योंकि मैंने बताया था
कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फिल करना शुरू करना है, K से, उसके बाद L, फिर M, फिर N। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, K शेल में, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन K शेल में चला जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एम्प्टी, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, K शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, बीच में इस तरीके से न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसको हम क्या बोलते हैं, K शेल, और K शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यही हुआ, K शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला एलिमेंट कौन सा है, आप देखो, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। कितना है हीलियम का एटॉमिक नंबर, आपने टेबल में देखिए 2। ठीक है, अब हीलियम यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होंगे, इन हीलियम इज 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमको KLM शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम लिख लो। ठीक है, KLMN, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं हमको। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, K शेल में, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में डाल दिया। अब अगला उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं, तो ये बाकी सारे क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, तो अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, बीच में ऐसा हम बनाएंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद हम लोग पहला K शेल बनाएंगे, और K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐसे शेल में पुट करना है कि इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो। कुछ बच्चे ना इस तरीके से कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को शेल में इस तरीके से रखना है कि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए कभी भी एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे, हमेशा कहाँ रहेंगे, दूर दूर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि आपको कितना समझ में आया है वो कोर्स, आपको वो टॉपिक कितना समझ में आया है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रखेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम। हीलियम में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी सारे शेल एम्प्टी होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, K शेल में। आप लिख लो, ये क्या है, K शेल है, और ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा, नहीं तो कुछ बच्चे कैसे बना देते हैं, पिछले साल की बात है, एक लड़की थी, उसने इस तरीके से बना दिया डायग्राम, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सर्कल है, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन बना दिया, सो विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ क्या है, शेल है, और उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया हाइड्रोजन और हीलियम का। अब हम लोग बनाते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला एग्जाम्पल लिखो, लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो क्या है बुक में अपनी, एटॉमिक नंबर है 3। सो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे लिथियम में, 3, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। अभी अभी देखना आगे मैं आपको ना चार्ज्ड जो एटम है उनका, चार्ज जो आयन्स है उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना उस केस में। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको शो कर रही हूँ कि लिथियम न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम हो गया 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा लिथियम का, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे, K शेल में। K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, पर इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, L शेल में। तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया। पहले हम लोग K शेल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, जब K शेल में फिल हो जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, L शेल में। सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले न्यूक्लियस बनाए, फिर K शेल बनाए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद हम बनाए L शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये हो गया K, ये हो गया L, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक,
सो 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने पहले यहाँ K में 2 डाला, L में 1, समझ में आया ना। K में 2 क्यों डाला, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो उससे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहाँ जाएंगे, L शेल में जाएंगे। ठीक, अब ये हो गया लिथियम। अगला जो है वो है बेरिलियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। सो बेरिलियम में कितने एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का 4 है। ठीक है, 4 है। सो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, K शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते K शेल में। पर अभी इसके पास कितने बचे हैं, और 2 और बचे हैं, क्योंकि टोटल 4 है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, L शेल में। तो ये उसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से अगला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा, इस तरीके से 2 रहेंगे। ठीक है, K शेल में 2 और L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ। तो आगे जो है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जो है वो आप खुद से बनाएंगे। ऑक्सीजन का भी, फ्लोरीन का भी, और नियॉन तक। ठीक है, नियॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद ड्रॉ करेंगे। होमवर्क है ये आपका, मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लिया, होमवर्क लिख लो। ड्रॉ दी electronic configuration of बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक, और फ्लोरीन और नियॉन, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे। ठीक है, और फिर अगली क्लास में मैं आपको सोडियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। और उसके बाद हम वैलेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है। आप बोलते होगे कि मैडम हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट बोलती है, पर एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ा जाए या जिसको नेग्लेक्ट किया जाए। ऑल आर कंसेप्ट बिल्डिंग। अगर आप 11th 12th साइंस लेना चाहते हैं, सो ये कंसेप्ट बिल्डिंग है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं बार बार बोलती हूँ 11th 12th समझ में नहीं, 10th समझ में नहीं आएगा। 10th भी इसी से पूरा कनेक्टेड है, 10th केमिस्ट्री पूरा कनेक्टेड है इस सब चीज़ों से। सो अगर ये नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और आप लोग स्कूल भी आ सकते हो। स्कूल का टाइमिंग है 9 to 12। जिस स्टूडेंट्स को भी डाउट है, ही और शी कैन कम टू द स्कूल एंड दे कैन कंसल्ट विद द सब्जेक्ट टीचर। ओके, इस वीडियो में कोई डाउट हो, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।